हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं। तक हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, किस प्रकार से अगर धारावाही चालक कार है उसमें दिशा जा रही है तो दाएं हाथ के नियम से कैसे निकालेंगे, और जो भी नियम है, स्क्रू पेज वाला नियम है, वो कैसे लगाएंगे। तो उनसे केवल हमें ये जानकारी मिलती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में तो जानकारी हमें पता चल गया कि दिशा का तो हमें ज्ञान हो गया, पर अभी तक ये नहीं पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल कितना लगेगा। कोई भी आवेश है उस पे बल कितना लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो बिना इसके तो पूरी व्याख्या कहना कि भाई हमने चुंबकीय क्षेत्र में सीखा है या फिर कैसे बिहेव कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि बल कितना लग रहा है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है। तो इसके लिए आज हम निकालेंगे चुंबकीय बल का मान। तो हेडिंग डालो, चुंबकीय बल। इस पे लिखना है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। तो अपन ने हेडिंग कौन सी डाली है, चुंबकीय बल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये बल कैसे लगेगा। चुंबकीय बल मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है, वो गतिमान है तो बल लगेगा। बिना गतिमान के बल लगेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इस पे लिख लेते हैं। और ये टॉपिक ऐसे भी आ सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, तो इसका अध्ययन कर रहे हैं। आवेश की गति कैसे रहती है और कितना बल लगता है। तो इसको दोनों हेडिंग से एक ही बात समझना। तो मान के चलो, पहले माना माना हमें क्या मानूंगा, कोई आवेश है। माना कोई आवेश, मैंने माना स्मॉल क्यू आवेश है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, बी वेक्टर में बी वेग से गतिशील है, वेग से गतिशील है। ठीक है। तो मैंने मान लिया बी वेग से गतिशील है, तथा बी वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण थीटा है, मध्य कोण थीटा है। तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का मान क्या होगा, चुंबकीय बल। तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, चुंबकीय बल एफ एम, एफ फोर्स, एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आता है क्यू मल्टीप्लाई वी वेक्टर वेग वाला क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो ये जो फॉर्मूला है, ये किसको व्यक्त कर रहा है, अपने पास चुंबकीय बल जो जितना परिमाण लग रहा है उसको व्यक्त कर रहा है, सदिश को बता रहा है। अब इस सूत्र को ध्यान से देखो क्या क्या है। आवेश और इन दोनों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल का मतलब क्या होता है, सदिश का मतलब होता है कि एक सदिश राशि देगा। तो बी वेक्टर और बी वेक्टर के सदिश से हमें क्या मिलेगा, ये सदिश राशि। अब इस सदिश राशि की क्या होगी, दिशा। और हमें पता है जितने भी क्रॉस गुणनफल होते हैं, जैसे यहाँ पे बी वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनसे जो क्रॉस बनेगा वो इनके लंबवत बनेगा, इनके जो समतल होगा उससे लंबवत रहेगा। समतल के लंबवत ही होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इनके मध्य का कोण थीटा है। तो इसको क्रॉस गुणन की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बी साइन थीटा। क्रॉस गुणन कैसे खुलता है, साइन से, और इनकी कोई दिशा एन कैप। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। और ये इसका परिमाण लिखना है, तो एफ एम, इसको क्यू वी और वी साइन थीटा, एन कैप का परिमाण एक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है
कि अपने पास जो सदिश मिले हैं अपने पास ये, इनकी दिशा क्या होती है? इनसे बने तल के लंबवत। और ये 11th क्लास में सदिश गुणनफल में देखा होगा। तो तल की लंबवत कैसे होगी देखो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस बात को। इसको समीकरण एक, समीकरण एक से चुंबकीय बल की दिशा बी व बी वेक्टर से बने तल के लंबवत होती है। लंबवत होती है। तो कैसे लंबवत होगी देखो। मेरे पास मान के चलो कि ये आवेश है। कैसा आवेश है? प्लस क्यू। इस दिशा में तो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा था बी वेक्टर। सही है। एक चुंबकीय क्षेत्र मान लिया हमने। अब हम क्या मान के चले हैं कि एक और आवेश किधर गति कर रहा है? विवेक से। और कितने कोण पर है इसके? थीटा कोण पर। तो मैं मान के चलता हूं ये आवेश है और वो गतिमान है कितने वेग से? वी वेक्टर से। और इनके मध्य का कोण क्या है? थीटा। अब मुझे ये बताओ कि एक इन दोनों का क्रॉस किधर आएगा? बोलो। क्रॉस किधर आएगा? क्रॉस का गुणनफल हम कौन से हाथ से लगाते हैं? दाएं हाथ से। तो दाएं हाथ में क्या रहेगा कि हमें जिधर से गुना करना है, जैसे ए से बी करना है या बी वेक्टर से बी वेक्टर, तो उधर से पहले बाएं वाले वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अपने पास ये वेक्टर है। यहाँ पे अपने पास क्या है? यहाँ पे ये वेक्टर है। तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर दे रखा है कि बी वेक्टर नीचे है, तो बी से ऊपर की तरफ करेंगे गुना, तो किधर आ जाएगा? इसके ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो देखो इसका समतल ये बन रहा है, मान लो इसका समतल, ये समतल बन रहा है। इस समतल में ये दोनों सदिश हैं। तो क्या होगा? तो ये वाला इनका क्रॉस क्रॉस गुणनफल कैसे आएगा? इनके लंबवत, इस तल के लंबवत। तो ध्यान रखना ये जो तल बना है, देखो ये जो तल बना है इसके लंबवत है ये ऐसे ऐसे करके एक प्लेन बन गया है। और उसमें क्या है? एक साइड बी वेक्टर है और एक साइड बी वेक्टर है। इनका क्रॉस किया, इन दोनों का क्रॉस किया मैंने बी से बी की तरफ, तो अंगूठा किधर आएगा? ऊपर दिशा में। तो ये दिशा किधर बन गई है? क्रॉस वाली। तो ये होगा एफ एम। एफ एम। अब इसका मान के चलो कि अपने पास क्या है? माइनस क्यू आवेश। तो इधर है वी वेक्टर, इधर है पहले से वी वेक्टर। अब बताओ किधर आएगा? इन दोनों के बीच थीटा। और ये समतल है इनका, इनका ये समतल है। अब कैसे आएगा देखो। मैंने गुना करूंगा इसका, तो माइनस क्यू है यहाँ पे। तो माइनस तो चिन्ह यहाँ से आ गया। तो मुझे बी और बी के दिशा में क्या लेना है? माइनस। माइनस मतलब अब दिशा उल्टी जाएगी, कि माइनस चिन्ह से पहले वाले के तो ऊपर है, तो माइनस से ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एफ एम मिलेगा और नीचे मिलेगा। ये किसकी होगी? एफ एम वेक्टर की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा। तो इस प्रकार से दिशा निकाल सकते हो ना, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चुंबकीय बल का परिमाण मिल गया, कितना आता है? पी वी बी, सॉरी क्यू वी बी। और किसका? साइन थीटा। तो ये ध्यान रखना वैसे तो, सदिश वाला बी क्रॉस बी करना है, इसको उल्टा मत कर देना, फिर बता दे रहा हूँ, इसको बी क्रॉस बी मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? पहले वेलोसिटी, वेग वाला। तो इसके बाद आते हैं केस। तो अब हम देखते हैं केस, देखते हैं कि भाई अपने पास इन दोनों के बीच में कोण किस प्रकार से होने पे कैसे वर्क करेगा। तो पहला केस डालो इसमें। केस फर्स्ट, जब
इसमें लिखना ब्लैक से लिख देता हूँ मैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री का मतलब क्या है? जो बी वेक्टर होगा वो समांतर होगा किसके? बी वेक्टर के। यानी कि बी व चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो एक ही दिशा में है तो इसका मतलब है इसमें फिर क्या होगा? देखो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है कि बल का मान निकालना है, तो एफ एम बराबर क्या आ जाएगा? एफ एम बराबर आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ एम वेक्टर, और ये क्या होता है? क्यू। चलो परिमाण ही लिख लेते हैं, तो वेक्टर हटा देता हूं मैं। तो क्यू बी, बी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह 0 डिग्री, और साइन जीरो का मान 0 होने से ये एफ एम क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि साइन 0 बराबर, इसका मान आ गया 0, तो ये बल का मान कितना हो गया? 0। इसका मतलब है कि जब आवेश बी की दिशा में गति करेगा, जब आवेश किधर गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कि इधर चुंबकीय क्षेत्र है और इसी दिशा में वो गति करके जा रहा है, इसी दिशा में गति करके जा रहा है, तो उस पे बल नहीं लगेगा। चुंबकीय बल का मान 0 है, जैसे जा रहा है वैसे ही चला जाएगा, उसके बल से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब बल लगता है तो उसकी गति में, उसके पथ में डिस्टरबेंस आता है। मान के चलो कोई कण ऐसे जा रहा है, और नीचे से कोई बल लगाए तो वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर दिशा में विक्षेपित होगा। तो यहाँ पे जब कोई बल नहीं लग रहा, जैसे जा रहा है वैसे निकल जाएगा। तो ये लाइन लिख लेते हैं। तय जब आवेश जब आवेश चुंबकीय दिशा में गति करता है तो इस पर तो इस पर लगने वाला चुंबकीय चुंबकीय बल शून्य होगा। कैसे होगा? शून्य होगा। पता है, जब बल नहीं लग रहा तो आवेश कैसे जाएगा? अतः आवेश जिस वेग से गति करता है कर रहा है कर रहा है वह वह अब क्या हो जाएगा? गति कर रहा है तो उसका क्या होगा? बिना विक्षेपित होए सीधा निकल जाएगा। तो गति करता है वह सीधा निकल जाएगा, उसके पथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः इस स्थिति में आवेश की गति आवेश की गति का पथ कैसा होगा? रेखीय। पथ रेखिक होगा। पथ कैसा मिला हमें? रेखिक मिला है। तो इसका मतलब है जब आवेश कैसे हो, थीटा कोण पर है, इस इधर गति करके जा रहा है और बी भी इधर है, तो ये इस पर बल नहीं लगाएगा, तो आवेश सीधा सीधा ऐसे ही निकलता चला जाएगा, यही पथ रहेगा उसका। तो आवेश क्या होगा? सीधा ऐसे जाएगा, बिल्कुल सीधा। कंडीशन क्या है? जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने पे ही क्या होगा? तब ही ऐसा कंडीशन आएगी। अब इसके बाद आता है सेकंड केस। तो सेकंड केस में हम क्या देखेंगे?
अब क्या कर दें, इसके कोण का क्या कर दें, केस नंबर सेकंड में थीटा ले लेते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि बी वेक्टर लंबवत होगा किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। इसको लिख देते हैं कि भाई बी वेक्टर के लंबवत है। ठीक है। तो ये वाला केस में देखना है। अब हमें पता है चूंकि एफ एम क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा, तो थीटा के बराबर 90 रख दिया। और साइन थीटा का मान 90 रखने पे क्या आ जाएगा, एक। इसका मान एक आ गया। तो अपने पास मिल गया एफ एम क्यू वी वी। अब ध्यान देना, ये क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का एक मान, साइन 90 का एक मान, एक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है साइन में। साइन का मान कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मान हमने जो निकाला है ये कैसा होगा, मैक्सिमम। तो ये मान क्या है, मैक्सिमम मान है। इससे ज्यादा एफएम का मान नहीं मिलेगा। तो लिख लेते हैं इसमें, इस स्थिति में आवेश पर आवेश पर बल का मान अधिकतम प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। ठीक है। और क्या होगा, अब ये जो बल है, हमें पता है कि देखो, हमने शुरुआत में निकाला था कि एफ एम क्या होता है, एफ एम क्यू बी क्रॉस बी होता है। तो ऑलवेज ये जो बल है ये किसके लंबवत काम करेगा, इन दोनों के तल के लंबवत और इन खुद के लंबवत। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि जो बल है वो वेग के लंबवत है इसमें। तो इसमें लिख लेंगे तथा यह तथा यह बल यह बल यह बल बी वेक्टर के अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत होता है। अतः अब देखो, ध्यान से देखना, कि तुमसे ये कहा जाए कि कोई आवेश यहां से गति कर रहा है, इस दिशा में, किधर से, बी वेक्टर से, और इसके लंबवत कोई इस कण पर, इस पर कोई लगातार एक बल लंबवत कार्य कर रहा है, क्या, एफ एम। कौन सा बल काम कर रहा है, एफ एम। एफ एम मतलब चुंबकीय बल काम कर रहा है। इसको एफ एम लिखना है, एफ एम। चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। अब देखो, एक तो बल सदैव ऊपर खींचने के सोच रहा है, तो क्या होगा, इसकी गति क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी ऐसे। फिर जब यहाँ पे होगा तो ये लंबवत होगा तो इधर बेंड हो जाएगी। तो ये बेंड होते होते एक तरीके से वृत्तीय पथ का रूप ले लेता है। तो इसमें लिख लेते हैं, तो ये कैसे हो जाता है, वृत्तीय पथ के रूप में हो जाता है। तो इसमें लिख देते हैं पहले, अतः की गति आवेश की गति का पथ वृत्तीय होगा। ठीक है। तो इसका मतलब कब होगा, जब आवेश ऐसे गति करता है तो ऐसे करके वृत्तीय बन जाएगा। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल का मान इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, इधर लगेगा। इस पर वेग इधर है v, इस पर वेग इधर है, इस पर वेग इधर है। तो इस चित्र को खराब तो करना नहीं है, थोड़ा सा एक दो चित्र बना लेना है ऐसे ही करके, v एफ एम। तो ये सेंटर केंद्र की तरफ होंगे। ठीक है।
तो इस प्रकार से सभी दिशाओं पे जो बल लगेगा वो Fm लगेगा। तो ये हो गया अपने पास वृत्तीय गति। अब जब वृत्तीय गति बनी है तो इसकी वृत्त की कोई जब कोई भी कण वृत्तीय गति करता है तो हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा है, उस पे कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। सदैव उसकी दिशा किधर रहती है? केंद्र की तरफ रहती है। तो उसकी दिशा सदैव किधर रहती है? केंद्र की तरफ। तो इस पे लिख लेंगे, अतः वृत्तीय पथ में वृत्तीय पथ में गतिशील होने पर गतिशील होने पर चुंबकीय बल जो लगेगा वो किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। तो ये किस में सपोर्ट करेगा? किस सपोर्ट नहीं, किसके बराबर होगा? तो चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल कितना होता है? mv² अपॉन r, ये 11th क्लास में पढ़ा था। अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, के बराबर होगा। तो कैसे होगा ये बल बराबर? देखो यहाँ पे क्या है, केंद्र की तरफ कौन सा बल लग रहा है? Fm। तो ये बल किसके बराबर होगा? जो केंद्र की बल, अब वृत्तीय में केंद्र की तरफ कौन सा लगता है? अभिकेंद्रीय। तो उसी के बराबर आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर दो इसको, तो Fm बराबर होगा mv² अपॉन r। तो ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ से Fm का मान कितना है? QBB, mv² अपॉन, तो ये संबंध हमें मिल जाएगा। अब ये पूछो कि ये मान इतना क्यों रखा? क्योंकि साइन थीटा गति किस प्रकार हो रही है? 90 डिग्री वाले केस में। तो अपने पास साइन 90 का मान क्या आ गया? 1 आ गया। इस वजह से हमने क्या कर दिया? इस वजह से हमने इसका मान रख दिया 1, और परिमाण कितना मिल गया हमें? QVV। तो ये मान हमने कहाँ रख दिया? नीचे। इसका मान mv²अपॉन r के बराबर आएगा। तो ये वृत्तीय पथ में गति के लिए उत्तरदायी होगा कि इतना मान इसके बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? r क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो इसका मान निकालने के लिए हम इसमें हल्का सा कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? तो इसमें लिखते हैं आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या, आवेश के वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? स्मॉल r मानी है हमने। तो ये कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले समीकरण को कम मिलेंगे, चूंकि चूंकि क्या है? क्यू बी, बी बराबर किसके बराबर है? mv² अपॉन r के बराबर है। और हमें किसका मान चाहिए? r का। तो इसको इधर ले जाएंगे, बाकी को इधर नीचे। तो r बराबर हो जाएगा mv²अपॉन QBV। यहाँ से क्या होगा? एक घात यहाँ से b की कट जाएगी। तो r बराबर mv/QV। ये क्या आ गई? जो भी आवेश है वो वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, उसकी क्या आ गई? ये त्रिज्या आ गई कि हाँ इसके वृत्त का मान कितना होगा? इतना होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई है? mv/QV। तो mv/QV हमने क्या निकाली? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। और ये क्वेश्चन आते हैं इस पे न्यूमेरिकल कि ज्ञात करो कि कितना। तो हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए, उस आवेश का वेग चाहिए, और उस आवेश का परिमाण कूलम में, और बी, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, इसका मान चाहिए। तो अब निकालते हैं कि जो चक्कर लगाएगा ये आवेश, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? कितना समय? तो उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलेंगे? आवर्तकाल। तो इस पे लिखो, आवेश के वृत्तीय पथ में
वृत्तीय पथ में नहीं, वृत्तीय पथ का आवर्तकाल, वृत्तीय पथ का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कैसे निकालेंगे? आवर्तकाल को मान लेता हूं मैं टी। आवर्तकाल को क्या ले लें? टी। टी का मान किसके बराबर होगा? देखो, हमने ये देखा है दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इसका मतलब समय निकाला जाए तो क्या आता है? दूरी बटे समय, नहीं, दूरी बटे चाल। तो यहां से देखो क्या होगा। दूरी कितना है? एक पथ का चक्कर, एक पथ का चक्कर है। एक पथ में जो भी चक्कर लगेगा, और एक पथ में वृत्त का एक पथ कितने के बराबर होता है? एक प्रति के। तो यहाँ पे लिख देंगे आवेश द्वारा, आवेश द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, अपोन में क्या आ जाएगा? सम, त्रिज्या नहीं, वेग। अपोन में किस वेग से चल रहा है वो। तो टी बराबर एक चक्कर में कितने के बराबर चलता है? पर दी 2 पाई आर। और वेग भी। अब यहाँ पे हम क्या करें? आर का मान रख दें, ये तो निकाला हुआ है। तो इसका मान रख देते हैं एम बी अपॉन, तो इसका मान रख देंगे तो टी बराबर 2 पाई अपॉन बी तो है ही है, और एम वी अपॉन में क्यू बी। तो यहाँ से बी से बी कट जाएगा, तो ये बी से बी कट जाएगा। तो हमें मिला यहाँ पे 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये डायरेक्ट याद रखना, बहुत जगह काम में आता है। ठीक है। तो इस ये वाला क्या हो गया? काम में आता है। और आवर्तकाल हमने निकाल लिया। अब यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं, आवृत्ति। ध्यान रखना, ये सिलेबस में तो है नहीं, पर यहाँ पे तुम क्या निकाल सकते हो? आवृत्ति भी निकाल सकते हो कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। आवृत्ति होता है म्यू, ये होता है 1/t के बराबर। तो उसका मान आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 पाई m/क्यू वी। तो ये आएगा QV/2 पाई m म्यू। v एक तो वेलोसिटी वाला वेग, वो तो v है, और ये है म्यू। म्यू क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति इसका मात्रक क्या होता है? हर्ज। इसका मात्रक होता है हर्ज। हर्ज किसके बराबर होता है? सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1/t है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये। अब इसके बाद आता है केस नंबर थर्ड। अब तक हमने कौन सा देखा कि जिसमें कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ये वाला केस। अब हम देखेंगे जिसमें 90 डिग्री ना बने, कुछ और कोण बने तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं? इसमें ब्लैक से ही है क्या? ये ब्लैक से कर लेना। तो ठीक है, इसमें केस नंबर थर्ड आ जाएगा। केस नंबर थर्ड। तो ये क्या होगा जब थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का आ जाए। कि ये तो सही है। 0 पे देखा, 90 पे देखा। 0 पे तो सीधा निकल गया, 90 पे वृत्त बन गया। अब दोनों के बीच का हो तो क्या बनेगा देखना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? मान के चलो अपने पास इस दिशा में बी था, और नब इस दिशा में यही तो बनेगा 90 से कम, और थीटा, थीटा का मान 90 से कम और 0 से अधिक, तो यही होगा। ये है, तो इसके दो घटक होंगे। इसका एक घटक तो होगा, वेग का घटक क्या आएगा? बी cos थीटा। और इसका एक लंबवत घटक आ जाएगा अपने पास। लंबवत घटक आएगा, लंबवत घटक आएगा अपने पास, तो बी cos थीटा। और ये वाला घटक आ जाएगा वी sin थीटा। तो इसके कितने घटक आएंगे? दो घटक। क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे वेग का मान इसके साथ थीटा बना रहा है, तो इसका घटक कितना आ जाएगा? बी cos थीटा, और ये बी sin थीटा। ये कहाँ से देखा था? 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़े थे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? वेग के
घटक मिले हमें। एक घटक तो किसके अनुदिश मिला है? बी वेक्टर के अनुदिश। मतलब क्या है इसका? कि भाई एक घटक, ये वाला घटक किधर है? बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो मैं बी वेक्टर के अनुदिश इसको क्या मान लेता हूँ? बी समांतर। भाई इसके समांतर है। तो ये क्या आ गया? बी cos थीटा। और एक मिला हमें बी वेक्टर के लंबवत घटक। तो लंबवत को मैं क्या मान लेता हूँ? ये है वेग का, इसमें भी वेग का लिखना है। तो बी परपेंडिकुलर, तो ये कितना मिला? बी साइन थीटा। ठीक है। तो अपने पास दो वेग हैं। अब एक चीज और ध्यान में देखना, कि हमने देखा है कि अपने पास जब जब 0 डिग्री अनुदिश का मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो इसका मतलब क्या है? ये 0 डिग्री बनाएगा। ये अपनी दिशा में क्या बनाएगा? 0 डिग्री। ये घटक, घटक की दिशा किधर है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ। तो होगा क्या? तो अपने पास ये होगा। और हमने देखा है पहले से ही, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है तो उस पर बल Fm 0 लगता है। आवेश जैसे है वैसे ही गति करके निकल जाता है। तो इसकी वजह से तो आवेश सीधा निकल जाएगा। गति कैसी होगी? सरल रेखीय। गति कैसी होगी? सरल रेखीय। पर लेकिन लंबवत वाले घटक से हमने देखा कि पथ कैसा होता है? वृत्तीय। तो इस वाले घटक से वृत्तीय होगा। और दोनों को मिला के तब बनेगा, वो ना तो वृत्त रेखीय रहेगा ना वृत्तीय रहेगा, वो ऐसे घूमने लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं। इसमें लिखते हैं अतः बी वेक्टर, अतः वेग के बी वेक्टर के अनुदिश घटक, अनुदिश घटक बी समांतर बी cos थीटा के कारण आवेश रैखिक पथ में गति करता है। आवेश रैखिक पथ में गति करता है, जबकि लंबवत घटक, लंबवत घटक कौन सा है? बी परपेंडिकुलर। ये कितना है? बी साइन थीटा के कारण आवेश कैसे गति करेगा? वृत्तीय पथ में। वृत्तीय पथ में गति करता है। तो ये अपने पास आ गया। अब इन दोनों पथ से क्या होगा? अब भाई आवेश ऐसे तो नहीं कि एक ही तरफ गति कर रहा हो। इन दोनों के हमने ये तो अलग अलग देख लिया कि भाई ये वाले घटक से तो इधर जाएगा और इस वाले घटक से वृत्तीय पथ में गति करेगा। क्यों? लंबवत से तो हमने ऊपर वाला केस देखा है, और थीटा 0 वाला पहले वाला देखा था। तो क्या होगा? दोनों से मिलके एक दूसरी गति होती है सर्पलाकार, वो बनेगी। अतः अतः दोनों गतियों के संयोजन से, संयोजन से एक पथ बनता है कुंडलिनी पथ। कौन सा पथ बनता है? कुंडलिनी पथ। कुंडलिनी कह दूं मैं, या फिर सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार पथ में गति प्राप्त होगी। तो कैसी बनेगी गति? देखो ये कैसे आया, कि रेखीय वाला तो ऐसे है और जो वृत्तीय है वो ऐसे है। अब रेखीय घटक क्या करता है कि वो इधर गति करने का ट्राई ट्राई करेगा, वृत्तीय उसको वृत्ताकार। तो रेखीय उसको वृत्ताकार नहीं रहने देगा। तो ये गति कैसे बन जाएगी? ये गति ऐसे बन जाएगी कि
पहले वृत्त चलेगा तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके ये कुंडलिनी पथ बनेगा। कैसा पथ बनेगा? कुंडलिनी पथ, यानी कि सर्पलाकार। यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, इधर आया, ऊपर गया। तो ये पथ बनेगा कुंडलिनी पथ। और इसमें इसका ये जो अंतराल है ये वाला, इसको बोलते हैं पिच दूरी। क्या बोलते हैं? पिच दूरी। इसके पी से व्यक्त कर सकते हैं। पिच दूरी या चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल। तो ये समझ में आया? चूड़ी अंतराल है ये, कि भाई ऐसे जब चल रहा है तो चूड़ी बनती जा रही है। और ये पेच में देखा कभी? ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही सर्पलाकार है। सर्पलाकार मतलब घूमते हुए और चलते हुए आगे की तरफ। तो इसको पिच दूरी बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। और ये दूरी क्या कहलाती है? ये वाली दूरी पिच दूरी। तो इसमें आगे लिखो। अब पिच दूरी के लिए भी हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला निकल सकता है। तो पिच दूरी होती क्या है? तो अगर मुझे ये चाहिए कि चूड़ी अंतराल निकालो, तो चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल क्या होगा? चूड़ी अंतराल होगा कण द्वारा एक घूर्णन में, एक घूर्णन में इस दिशा में क्या था? चुंबकीय क्षेत्र था, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी। अनुदिश चली गई दूरी, चली गई दूरी क्या कहलाएगी? पिच दूरी। पिच दूरी या चूड़ी अंतराल कहलाती है। चूड़ी अंतराल कहलाती है। अब इसका मान कैसे निकालेंगे भाई? देखो, ये क्या है? इस दिशा में लंबाई है, इस दिशा में पथांतर है, इस दिशा में विस्थापन है। तो इस दिशा में कौन प्रभावी होगा गति के लिए? ये वाली दिशा में रेखीय वाला पथ जो होगा, बी समांतर, वो प्रभावी होगा। तो इसमें वेग का मान क्या लेना है? बी समांतर। और हम क्या निकाल रहे हैं? दूरी। तो चूड़ी अंतराल हो जाएगा, चूड़ी अंतराल ये आ जाएगा पी बराबर, किसके बराबर आएगी? दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल होगा अपना पास बी समांतर वाला, और समय कितना लगेगा? एक आवर्तकाल के बराबर। तो बी समांतर कितना है? इसका मान हम रख देंगे बी cos थीटा। पी का मान क्या है? 2 पाई m अपॉन क्यू वी। तो इसका मतलब हमें पी मिल गया क्या? 2 पाई m बी cos थीटा अपॉन क्यू वी। ये क्या मिला हमें? चौड़ी अंतराल। किसका समीकरण है? चौड़ी अंतराल का, कि इतनी दूरी चलेगा हर एक सेक अंतराल में। ठीक है। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है? समीकरण 3 दे देते हैं। समीकरण 3 कुंडलिनी पथ का समीकरण है। कुंडलिनी पथ का समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? इस प्रकार से हमने देखा कि जब थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री के बीच में है, तो अपने पास दोनों घटक मिलते हैं, एक तो इसकी दिशा में और एक इसके लंबवत। और लंबवत से हमें पता है कि वो किस प्रकार की गति करता है? वृत्तीय पथ में। और इससे सीधा निकल जाता है। तो दोनों गति हो रही है, इधर भी जा रहा है और ऐसे भी है। तो अब कैसे मिलेगा? अब हमें ऐसे मिलेगा कि वृत्तीय जाएगा पहले, पर सीधी रेखा में से शिफ्ट होता जाएगा। तो ये जो पथ मिलेगा ये कैसा है? ये जो पथ मिलेगा हमें, कुंडलिनी पथ है ये। ऐसे कुंडली लपेटे हुए, ऐसे बिल्कुल फेरे लपेटे हुए देखे होंगे ना कभी कभी, ऐसे कुंडलिनी पथ। तो इसमें एक पथ यहाँ पे चलने में कितना समय लगेगा?
यहाँ तक पहुंचने में एक आवर्तकाल के बराबर लगेगा, एक चक्कर के बाद ही तो यहीं आएगा। तो मैंने समय ले लिया टी आवर्तकाल। और इस दिशा में कौन विस्थापित करेगा? वो करेगा रेखिक जो गति कर रहा है। वो किसकी वजह से? बी समांतर की वजह से हो रही है। तो इनके मान रख के ये पथ का समीकरण निकाल दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आज देखा, चुंबकीय बल निकाले, चुंबकीय बल के आवर्तकाल, वृत्तखंड में आवर्तकाल, त्रिज्या सब निकाले, और चूड़ी अंतराल वगैरह हमने सीखा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।